हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सोनी। और आज की इस वीडियो में हम सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंडीशन ऑफ इंडिया इन फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सोशल कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री के बारे में जानेंगे। द इंडियन सोसाइटी इन 19th सेंचुरी वॉज कास्ट रिडन, डिसेंटेंट एंड रिजिड। कहने का मतलब है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तब इंडियन सोसाइटी कुछ इस प्रकार थी कि काफ़ी कास्ट रिडन थी। कास्ट को लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड थी और कास्ट के बेसिस पे बहुत सारे डिवीज़न भी थे इंडिया में। सो द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग 18th and 19th सेंचुरी एक्सपोज्ड सम सीरियस वीकनेसेस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशन। तो जो भारत में ब्रिटिशर्स का आगमन हुआ 18 व 19वीं शताब्दी में, वो एक्सपोज करती हैं बहुत सारे वीकनेसेस, कमज़ोरियाँ और कमियाँ थी इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशन में, इंडिया के सोसाइटी में, उसको दर्शाती हैं। बिकॉज जब वो ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा अभी भी कास्ट के बेसिस पे भेदभाव होता है। और आगे हम जानेंगे कि सबसे ज़्यादा तो वुमेंस के अगेंस्ट इविल प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, जो ब्रिटिशर्स ने उस समय नोटिस किया और उनका आगमन ने सभी चीज़ों को एक्सपोज किया। So when Britishers came to India, they introduced the English language as well as certain modern idea. तो जब वो इंडिया आए तो ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश लैंग्वेज को साथ लाया और कुछ मॉडर्न आइडियाज़, और दीज आइडियाज़ वर दोज ऑफ लिबर्टी, सोशल, economic equality, fraternity, democracy and justice which had tremendous impact of Indian society। कहने का मतलब है कि ब्रिटिशर्स जब अपने एक नए लैंग्वेज को लेकर आए, कुछ मॉडर्न आइडियाज़ को यहाँ इंडिया में लेकर आए, तो वो आइडिया था किस किस चीज़ का? आज़ादी का, लिबर्टी का, सोशल और इकोनॉमिक, सामाजिक और इकोनॉमिक या इक्वालिटी का, देन डेमोक्रेसी का, देन जस्टिस का, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा इंडियन सोसाइटी में। बिकॉज पहले ऐसा था कि इक्वालिटी के बारे में कोई बात नहीं करता था उतना, इकोनॉमिक, सोशल मुद्दों से कोई लेना देना उतना कुछ खास था नहीं। बट व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, उन्होंने इन सभी प्रॉब्लम्स की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया और एक्सपोज किया कि क्या क्या कमियाँ इंडियन सोसाइटी में हैं। As a consequence, several individual and movements sought to bring about changes in social practices with view to reform the society। जिसका consequences, जिसका रिजल्ट ये हुआ ना कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग साथ आए और मूवमेंट स्टार्ट हुआ एक चेंज लाने के लिए, एक बदलाव लाने के लिए सोसाइटी में। तो एक रिफॉर्म विद अ व्यू टू रिफॉर्म द सोसाइटी, एक बदलाव लाने के लिए सोसाइटी में। एंड देयर वर सम एनलाइटेंड इंडियंस लाइक राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती and many who were willing to fight and bring reforms to social society so that it could face the challenges of the West। तो बहुत सारे इनलाइटेंड पीपल, ज्ञानी लोग जिसमें आते हैं आपके राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, वो सब सोसाइटी को इम्प्रूव करना चाहते थे। और जब ब्रिटिशर्स का आइडिया मिला उन्हें तो वो फाइट करना चाहते थे इन सब एक सोशल एवल्स जो हमारी सोसाइटी में थी उनके अगेंस्ट। क्योंकि जब हम पहले उन्हें फेस कर पाएंगे, उन्हें ठीक कर पाएंगे, तभी तो हम वेस्ट के खिलाफ, यानी कि जो ब्रिटिशर्स आए थे उनके खिलाफ खड़े हो पाएंगे। सो द सोशल कंडीशन ऑफ द वुमेन वाज मोस्ट डिस्ट्रेसिंग। वुमेन्स की जो कंडीशन थी ना उस समय प्री इंडिपेंडेंस में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग थी, क्योंकि उन्हें एक बोझ माना जाता था। द बर्थ ऑफ अ गर्ल वाज अनवेलकम। लड़कियों के जन्म को उतना मान्यता नहीं था, उतना खुश नहीं हुआ करते थे, लोगों ने उनकी शादी को एक बोझ माना करते थे। एंड अगर वो विडोहुड यानी अगर वो विधवा हो गई तो वो तो और भी उन्हें उस समय ख़राब माना जाता था, अपशगुन माना जाता था। तो ये ऐसा कंडीशन था हमारा सोशल कंडीशन प्री इंडिपेंडेंस के टाइम में। खास करके वुमेंस का तो बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रेसिंग पोजीशन था। अनदर डेलिवेटिंग फैक्टर वाज कास्ट। कास्ट तो बहुत ज़्यादा ही रिजिड था, धर्म कास्ट के बेसिस पे बहुत ज़्यादा विभाजित था। एंड इट साउट टू मेंटेन अ सिस्टम सेग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिचुअल स्टेटस, हैम्परिंग सोशल मोबिलिटी एंड इनहेंस सोशल डिवीज़न। कहने का मतलब है कि कास्ट इतना ज़्यादा हावी था हम लोगों पे, नेशनलिज्म पे इतना हावी था कि बहुत ज़्यादा विभाजित थे लोग इस मैटर पे, धर्म को लेकर, कास्ट को लेकर। कहीं ना कहीं उसी का फ़ायदा भी आगे चल के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के खिलाफ यूज़ भी किया।
तो इट्स आउट टू मेंटेन अ सिस्टम सेग्रेशन। तो ये विभाजित कर रहा था रिचुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट के बेसिस पे। तो सोशल मोबिलिटी एंड सोशल डिवीज़न को इसने बहुत ज़्यादा इन्हांस कर दिया था। बट जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए तो एक तरह से वो मॉडर्नाइजेशन का थॉट लेकर आए कि क्या मॉडर्निटी होती है, कैसा अब थॉट, कैसा जस्टिस मिलना चाहिए, सबको इक्वालिटी मिलना चाहिए, ऐसा थॉट्स, डेमोक्रेसी का कंसेप्ट वो लेकर आए। तो ये सब कुछ सोशल कंडीशन प्री इंडिपेंडेंस इंग्लिश पोइट्री के टाइम पे था। तो अब हम पॉलिटिकल कंडीशन इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन द 19th सेंचुरी देयर वाज अ रूल ऑफ अ ब्रिटिश क्राउन ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ऑल्सो नोन एज क्राउन रूल इन इंडिया और डायरेक्ट रूल। तो जो फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री के दौर पर फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री के दौर में जो पॉलिटिक्स जो था, जो राज व्यवस्था थी, वो कुछ इस प्रकार थी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल था। कहने का मतलब वहाँ की महारानी जो है ना, क्वीन विक्टोरिया, वो डायरेक्ट रूल करना स्टार्ट कर देती है इंडिया में, और इसलिए इसे डायरेक्ट रूल कहा जाता है। दिस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वाज इंस्टीट्यूटेड ऑन 28 जून 1858 व्हेन आफ्टर द इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857। इस तरह की जो गवर्नेंस थी वो हम पे थोपी गई 28 जून 1858 के बाद। जो 1858 में क्यों थोपी गई थी? क्योंकि एक रेबेलियन हुआ था 1857 में, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, उसे सिपाही म्यूटनी भी बोला जाता है, जिसमें विद्रोह सबसे पहले हुआ था ब्रिटिशर्स के खिलाफ बाई सिपॉयज़ या फिर सोल्जर्स। जो एक था ना कि ब्रिटिशर्स क्या क्या करते थे कि काऊ का या फिर पिग का ऑयल से वो राइफ़ल को ग्रीस क्या करते थे, जिसकी वजह से धार्मिक भावनाएं भड़की थी बोथ हिंदू एंड मुस्लिम की, और वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है ना विद्रोह करते हैं। तो उसको दबाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश क्राउन या फिर डायरेक्ट रूल, क्राउन रूल या डायरेक्ट रूल का मतलब इम्पोज कर दिया गया, जिसमें तहत जो द रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्रांसफर टू क्राउन इन द पर्सन ऑफ अ क्वीन विक्टोरिया, जिसमें कि सारे जो अधिकार है जो रूल करने के वो क्वीन विक्टोरिया के हाथों में सौंप दी गई थी। तो इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट द न्यू फॉर्मल पावर द ब्रिटिश इम्प्लीमेंटेड 3 लेवल ऑफ रूल ओवर इंडिया। तो अब पूरा इंडिया में अपना पावर को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपने रूल को इस्टेब्लिश करने के लिए ब्रिटिशर्स ने 3 लेवल पे अपने रूल को इंडिया पे इस्टेब्लिश किया। तो सबसे पहला जो था ना, उन्होंने जो इम्पोर्टेंट प्लेस लाइक बॉम्बे एंड मद्रास जो कोस्टल एरिया पे था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया हुआ करता था, तो उस पर अपना रूल किया। एंड द ब्रिटिश एस्टेब्लिश डायरेक्ट कॉलोनियल रूल वेयर ब्रिटिश सिविल सर्वेंट हेल्ड लीगल पावर, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड कलेक्टेड लैंड टैक्सेस। तो ये जो कोस्टल एरिया हुआ करते थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज थी हमारे इंडिया में, हर लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से। तो उस पर डायरेक्ट रूल था, डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिशर्स का था। उन्होंने सिविल सर्वेंट्स अपॉइंट कर रखे थे इंडिया में, जो कि लीगल पावर एक्सरसाइज करते थे, सारे लॉज मेंटेन करते थे और टैक्स भी वहाँ से कलेक्ट करते थे। ये फर्स्ट लेवल था। इन द रूरल एरिया द ब्रिटिश लेफ्ट द अथॉरिटी इन दी हैंड ऑफ लोकल महाराजाज एंड प्रिंसेस। नाउ सेकेंड लेवल में क्या था कि जो रूरल एरियाज थे उसमें जो अथॉरिटी था वो लोकल महाराजाज और प्रिंसेस के हाथों में ही उन्होंने रखा था एंड दिया था। और जो लोकल रीडर्स रिटेन्ड रिलेटिव फ्रीडम टू रूल एज दे विश्ड वंस दे एक्सेप्टेड द ब्रिटिश रूल। अब जो लोकल जो लीडर्स थे वहाँ पे, वो उनको फ्रीडम था अपने एरिया को किसी भी तरह से रूल करने के लिए। एक बार उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई, हम मानते हैं कि हमसे बड़े और हमें रूल आप ही करोगे, तो एक क्षेत्र उन्हें मिल जाता था कि हाँ इतना मुझे रूल करने दो, बाकी जो डिसीजन होगा आप ही का होगा। एंड द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स फ्रस्ट्रेटेड द इंडियन एंड हेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885। और यहीं से कहीं ना कहीं इंडियन पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है। लोग इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे ब्रिटिशर्स के द्वारा लगाए जाने जितने भी रिफॉर्म्स थे या फिर रूल्स रेगुलेशन इम्पोज किया जाता था, डिवाइड एंड रूल के पॉलिसीज़ हो रही थी, तो इसके खिलाफ लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की इस दौर में 1885 में बाय एलन ह्यूम्स कहा जाता है। ये वो ब्रिटिशर्स के सिविल सर्वेंट थे, पर इनको थोड़ा सा सिंपैथी था इंडियन के तरफ, तो इसीलिए उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में बहुत मदद की। एंड द इनिशियल डिमांड ऑफ INC वेयर क्वाइट मॉडरेट एंड रिफ्लेक्टेड द respect many educated Indian had for the British political system, reflected the respect
तो जो शुरू में जो आईएनसी की जो डिमांड थी वो बहुत ही सिंपल सी थी और ज़्यादा कुछ उसमें एक्सट्रीम था नहीं। And the right to vote was still limited to upper and middle class males in Britain and upper class male of colonial India were asking। अभी क्या है, ब्रिटेन में जो था उस समय राइट टू वोट हुआ था अपर क्लास और मिडिल क्लास के आदमियों को, तो उसी तरह इंडियंस भी चाहते थे कि उन्हें भी सेम लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन और सिटीजनशिप मिलनी चाहिए उनके एम्पायर में। तो ये कुछ था पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री। अब हम इकोनॉमिक कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री में क्या है कि द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया विद द पर्पस ऑफ प्लंडरिंग द वेल्थ ऑफ इंडिया। इंडिया को हम जानते हैं कि सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, तो ब्रिटिशर्स का पर्पस ही यही था कि वो पूरा वेल्थ को प्लंडर कर सके, लूट सके इंडिया के पूरे जितनी भी वेल्थ है उसको, उसी पर्पस से वो आए थे। तो द मोस्ट ऑफ द गोल्ड, ज्वेल्स, सिल्वर एंड सिल्क हैड बीन शिफ्ट ऑफ टू ब्रिटेन। बहुत सारे गोल्ड, सोने चांदी के जेवरात, सिल्क, उनको ना ब्रिटेन भेज दिया गया एज एंड समटाइम्स सोल्ड इन ओपन ऑक्शन। बहुत सारे गोल्ड, ज्वेल्स और जो कीमती सोने जेवरात थे उसको ब्रिटेन भेज दिया जाता था ऐसे ही कम टैक्स पे या टैक्स फ्री करके, या फिर उसे ओपन ऑक्शन में बेच दिया जाता था। मतलब ऑक्शन लगाई जाती थी और सस्ते दाम मिले तो भी दे दिए, इस तरह से वो लूट। द लैंड वॉज रीऑर्गेनाइज्ड अंडर कंपैरेटिवली हार्श जमींदारी सिस्टम टू फैसिलिटेट द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। अब जो जमींदारी सिस्टम थी उसको और कठोर कर दिया गया था टैक्स कलेक्ट करने के लिए यहाँ के फार्मर्स से। So in certain areas, farmers were forced to switch from subsistence farming to commercial crops such as indigo, jute, coffee and tea। तो अब जो farmers थे जो अपने खुद की सीजनल खेती क्या करते थे उसको हटाकर कॉमर्शियल क्रॉप्स सच एज इंडिगो, जूट, कॉफ़ी और टी उगाने के लिए उन्हें फोर्स किया जाने लगा, वैसी क्रॉप्स उगाने के लिए उन्हें फोर्स किया जाने लगा जिससे कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को फ़ायदा हो, इंडियंस और इंडियन फार्मर्स से उन्हें कोई लेना देना था नहीं। तो देख सकते हो किस तरह वो इंडिया की इकोनॉमी को कितना ख़राब कर रहे थे, डिट्रॉइट कर रहे थे। तो दिस रिजल्ट इन द हार्डशिप टू द फार्मर्स एंड इंक्रीज इन फूड प्राइसेस। तो इससे क्या हुआ कि फार्मर्स को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, बिकॉज इंडिगो, और वो पता है इंडिगो एक ऐसा प्लांट है जिसको एक बार लगाने के बाद ना फिर क्या होता है कि फर्टिलिटी नहीं रहती लैंड में। तो एक लॉस किसका हो रहा था, इंडियन का हो रहा था, इंडियन फार्मर्स का हो रहा था। तो फूड की कीमतों में भी काफ़ी इजाफा हो गया था। लोकल इंडस्ट्रीज, द फेमस वीवर्स ऑफ द बंगाल एंड एल्सवेयर सफर्ड अंडर ब्रिटिश रूल। अभी क्या है कि जो लोकल इंडस्ट्री था स्पेशली बंगाल में हुआ करता था, बंगाल बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया हुआ करता था उस समय, तो उस पर बहुत बुरी नज़र थी पहले से ब्रिटिशर्स की। तो उस पर उन्होंने क्या किया, लोकल जितने भी इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, उन्होंने डिस्ट्रॉय एकदम कर दिया था। एट इम्पोर्ट टैरिफ वेयर केप्ट लो एंड दस द इंडियन मार्केट वॉज फ्लडेड विथ चीप क्लोथिंग फ्रॉम ब्रिटेन। एंड कहने का मतलब है कि जो जब इंपोर्ट होता है या एक्सपोर्ट होता है तो टैक्स, अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें टैक्स देना पड़ता है, और इंपोर्ट अगर हमारे यहाँ होता है तो उन्हें देना, मतलब जो इंपोर्ट करवा रहे हैं उन्हें देना पड़ता है। तो क्या था कि इंपोर्ट टैरिफ्स, यानी कि जब इंडिया में कोई चीज़ बाहर से आएगा तो उसका टैक्स बहुत लो कर दिया था, तो जिससे क्या होता था कि इंडियन मार्केट में ब्रिटेन के कपड़े बहुत ही कम दाम, कम टैक्स में आराम से इंडिया में सेल हो जाते थे। अब मार्केट जो था उन्हीं के कपड़ों से ब्रिटिश में जो ब्रिटेन में जो बने हुए कपड़े थे, चीप क्लोथिंग, उससे इंडियन मार्केट फ्लडेड हो गया एंड इंडिजिनस इंडस्ट्रीज सिंपली कुड नॉट कॉम्पीट। And where once India had produced much of England's luxury clothes, the country was now reduced to growing cotton, which was shipped to Britain। तो अब तो बहुत ही कम दाम पे ब्रिटेन से आने लगा कपड़े, और कपड़े यहाँ बस ब्रिटेन के यहाँ पे मार्केट्स में पूरा फिल हो गए। तो जो इंडिया में बने हुए कपड़े थोड़े महंगे हो गए, तो अब वो मार्केट में कंपटीशन नहीं दे पा रहे थे। और जो इंडिया है वो एक टाइम क्या होता था कि इंडिया ही एक दौर पे इंग्लैंड में लग्जरी क्लॉथ भेजा करता था। अब ऐसी हालात हो गए थे कि अब हम सिर्फ एक कॉटन उगाने वाले ही लोग रह गए थे, विच वॉज शिप्ड टू ब्रिटेन, जो कि ब्रिटेन भेज दिया जाता था बहुत ही कम दामों पे। तो वो क्या होता था, इंडियंस को तो लॉस हुआ ही, तो वही कॉटन को सस्ते में ले जाके ब्रिटेन के लोग वही हमें कपड़े बना के महंगे यहाँ पे भेज दिया करते थे, तो हम ही को लॉस हो रहा था। तो इस तरह से आप देख सकते हो कितना
इकोनॉमिकली उन्होंने हमें बर्बाद किया था। तो फ्रेंड्स ये था सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।